हेलो, दिस इज़ निकुंज और आप एक बार फिर हैं योर ओन क्लासेस के चैनल पर। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में सोलर सिस्टम को पढ़ा था, मरकरी और वीनस को पढ़ा था, तो इस बार हम हमारे प्लैनेट जो है, देखिए यहाँ पर शो होगा, अर्थ को देख लेते हैं। अच्छा, एक मिनट, ये घूम नहीं रहा है, इसको घुमा भी देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अर्थ। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अर्थ। अर्थ हमारा खुद का प्लेनेट है। अब कुछ याद रखने की तो बात ही नहीं है, हमें सब याद है इसके बारे में। पृथ्वी इसे कहते हैं और इसकी भी कुछ अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे हमने पढ़ा था, पहला प्लेनेट है मरकरी, वीनस और थर्ड प्लेनेट आता है अर्थ। तो ये जो है थर्ड प्लेनेट फ्रॉम सन, सन से जो है ये तीसरा प्लेनेट है। उसके बाद इसका अपना रिवॉल्यूशन टाइम और रोटेशन टाइम है। तो हम इसकी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। यहाँ पर वाटर प्रेजेंस है। अब ये वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो 3 स्टेट्स में है यहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आइस के रूप में, मतलब सॉलिड भी मिल जाएगा, लिक्विड वाटर के रूप में, और वाटर वेपर के रूप में, गैस के रूप में मिल जाएगा। अब हम देखते हैं इसका साइज कंपैरिजन, जो आपको यहाँ पे दिख जाएगा VFX के थ्रू। तो इसकी एक ट्रिक है इसका साइज कंपैरिजन याद करने की। आप एक नाम याद रख लीजिए, JSUNE। ये जैसे जैसन पढ़ा जा रहा है, तो आप एक एक वर्ड को एक एक प्लैनेट के थ्रू देख सकते हैं। जैसे J फॉर जुपिटर, S फॉर सैटर्न, U फॉर यूरेनस, N फॉर नेपच्यून और E फॉर अर्थ, जो ये 5th प्लैनेट है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 5th प्लैनेट, 5th प्लैनेट साइज कंपैरिजन में। वैसे तो ये सन की साइड से देखे तो थर्ड प्लैनेट है, लेकिन साइज कंपैरिजन में देखे तो 5th प्लैनेट है। सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर और स्मॉलेस्ट तो हमने पढ़ रखा है मर्क्यूरी है। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक एक वर्ड का मतलब। जैसे J फॉर जुपिटर सबसे बड़ा, उसके बाद आ गया सैटर्न, SATURN, शनि जिसको कहते हैं। उसके बाद आया यूरेनस, URANUS, और उसके बाद आया EARTH। तो ये 1 2, सॉरी मैं कुछ भूल रहा हूँ, यूरेनस के बाद आएगा यहाँ बीच में नेपच्यून। और ये हो गए फिफ्थ प्लैनेट पर आ गया अर्थ। ये आया फर्स्ट, ये आया सेकंड, ये आया थर्ड, ये आया फोर्थ, और 5th प्लैनेट जो है साइज कंपैरिजन में वो है अर्थ। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और अब हम लिख लेते हैं एक और कैरेक्टरिस्टिक जो हमने हर किसी प्लैनेट में पढ़ी थी, जैसे कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन। अब ये टर्म मैंने आपको बार बार बताई थी कि रोटेशन क्या होता है, कि कोई भी प्लैनेट अपनी ही जगह पर सर्कुलर राउंड करता है तो उसको रोटेशन कहते हैं। और सन के चारों ओर घूम रहा है अगर वो, जैसे कि ये येलो सन है, इसके चारों तरफ ये ब्लू अर्थ घूम रही है, तो ये है रिवॉल्यूशन। अब रोटेशन का टाइम क्या है, रिवॉल्यूशन का टाइम क्या है, ये तो आपने याद किया होगा कि रोटेशन जो है अर्थ, आपने एक दिन कितने का होता है, लगभग 24 आवर्स का, तो 24 आवर्स का टाइम आता है। अब रिवॉल्यूशन में एक ट्रिकी बात आती है कि 365 डेज, 365.25 याद रखिए आप, ये आवर्स है और ये डेज है। तो रिवॉल्यूशन जो है 365.25 डेज। अब ऐसा क्यों? अब यहाँ आ जाइए, यहाँ देखिए, यहाँ पर होता ये है कि हम 4 साल को ऐड करें, 365.25, 365.25, 365.25 और 365.25। आप देख रहे हैं 25 25 25। अब आप इन 25 को ऐड करेंगे तो आपको एक कॉमन नंबर मिलेगा 100, मतलब एक दिन बढ़ जाएगा। तभी आप देखते हैं कि 2 प्रकार के ईयर होते हैं, एक तो लीप ईयर अलग से निकलता है और एक नॉर्मल ईयर होता है। अब लीप ईयर में क्या होता है कि 366 डेज होते हैं,
तो वो एक दिन यहाँ से आता है, हर साल में 6 घंटे प्लस हो जाते हैं, 6 ओवर 6 ओवर 6 ओवर और 6 ओवर, जो कि बन जाते हैं 20 ओवर, और 24 ओवर में बनता है एक दिन। तो 366 डेज बन गए, इसीलिए नॉर्मल ईयर में 365 डेज। और आप देखते हैं हर 4 साल बाद एक मंथ आता है फरवरी का, तो जो होता है 29 डेज का। अच्छा, यहाँ पर जिसका बर्थ डेट आएगा 29 का, उसको 4 साल वेट करना पड़ेगा अपने बर्थडे का केक काटने के लिए। अब हम अर्थ के नेक्स्ट सेशन में इसको क्लियर करने के बाद हम देखेंगे सीजन्स के बारे में, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, और इस स्लाइड को चेंज करते हैं हम। तो अब हम देखेंगे अर्थ का एक निक नेम है, ये आपको ब्लू कलर में दिख रही होगी। तो अर्थ का जो है निक नेम है, एक वाटर की प्रेजेंस की वजह से इसको हमने पहले भी पढ़ा था, इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। एक नेम है इसका ब्लू प्लैनेट, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर का दिख रहा होगा, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। उसके बाद हमने एक इसका शेप नहीं देखा है। इसका जो शेप है, बहुत से लोग इसको बताते हैं, कोई बताता है सर्कल है, कोई स्पेयर बताता है, और कोई कोई इसको ओवल भी बता देता है। लेकिन हम देखेंगे इस शेप को कहते हैं जियोइड, और इसका एक हिंदी टर्म भी है भू-आभ। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसको समझने के लिए आप देखिए कि ये जियोइड बनता कैसे है, भू-आभ बनता कैसे है, ये है भ, और यहाँ पर ये बनता कैसे है। तो आप देखिए कोई भी बोर्ड लीजिए और वहाँ पर 2 पिन्स अटैच कीजिए, एक फर्स्ट और एक सेकेंड। अब एक धागा लीजिए, थ्रेड लीजिए, 2 सेंटर हैं और इसके चारों तरफ एक थ्रेड लपेट लीजिए, और जब आप पेंसिल से इसको खींच के एक सर्कल बनाएंगे तो यहाँ पे सही नहीं बना, एक इस प्रकार बनेगा कि ये जो पोल्स की तरफ है वो खींचा हुआ बनेगा और बीच में जो है वो सर्कुलर बनेगा। तो अर्थ के भी ऐसे ही पोल्स होते हैं। तो ये है जियोइड शेप। 2 सेंटर को लेके अगर हम एक सर्कल बनाते हैं तो वो जियोइड कहलाता है। और इसके बाद हम देखेंगे, ये एक और डायग्राम के साथ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको फ्लैश होगा कि ये जो है टिल्टेड है, मतलब झुका हुआ है, थोड़ा सा झुका हुआ है, 23.5 डिग्री। अब इतना ये झुका हुआ है 23.5 डिग्री अपनी एक्सिस पर। जैसे ये कोई अर्थ, आप अर्थ मान लीजिए इसको, ये अपनी एक्सिस पर झुकी हुई है। अब कितनी झुकी हुई है, ये 23 डिग्री झुकी हुई है। और यहाँ पर आपको एक इमेज भी फ्लैश हो रहा होगा। अब टिल्टेड भी है, ये भी बात हो गई। अब इसके बाद हम देखेंगे इसके जो सीजन्स कैसे चेंज होते हैं, नेक्स्ट क्या है वो सब। अच्छा, एक सैटेलाइट रह गया था, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा आपको कलर से हिंट भी मिल जाएगा इसका। सैटेलाइट। अब सैटेलाइट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा मास या बॉडी जो किसी प्लेनेट के चारों तरफ घूमता है। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक तो होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। 2 प्रकार के हुए सैटेलाइट। अब यहाँ पर नेचुरल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल तो बहुत सारे हैं, जैसे एलन मस्क वगैरह को जानते होंगे आप, तो उन्होंने बहुत सारे सैटेलाइट, इसरो है, नासा है, ऐसी बहुत सारी एजेंसीज बहुत सारे सैटेलाइट्स भेजते हैं। लेकिन नेचुरल, भगवान का दिया हुआ सिर्फ एक ही हमारे पास सैटेलाइट है, जिसको कहते हैं हम मून, और प्यार से कहते हैं हमारे चंदा मामा। तो ये मून जो है वो अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, वाइट कलर में दिखता है आपको। और इसके भी अलग अलग फेजेज है, जैसे आपको फुल मून नाइट अलग दिखेगा, नो मून नाइट मतलब पूर्णिमा कह सकते हैं आप, अमावस्या कह सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे इसके बाद कि सीजन्स कौन कौन से होते हैं अर्थ में, मतलब सीजन्स कैसे चेंज होते हैं, एक के बाद एक सीज़न कैसे आता है और क्यों होता है ये, इसका मेन रीज़न क्या है, ये आप इस लेक्चर में अब आगे पढ़ेंगे। तो अब हम देखेंगे कि 2 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं, एक तो है ऑर्बिट और एक है एक्सिस। ये दोनों वर्ड अलग अलग हैं। जैसे ऑर्बिट जो है वो रिवॉल्यूशन के टर्म में यूज़ होता है, और एक्सिस जो है वो रोटेशन के टर्म पर यूज़ होता है।
मतलब अर्थ जो है, ये हम अर्थ मान लें अगर, तो ये अपनी जो एक्सिस होती है उस पर रोटेट करती है। और ये हमने पहले भी पढ़ा था कि 23.5 डिग्री ये थोड़ी सी झुकी हुई है और इसका शेप है जियोइड, जिसको हिंदी में हमने देखा था भूआब। अब इसके बाद आता है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन जो है, रिवॉल्यूशन का मतलब होता है, हम अगर यहाँ पे स्टार को सन माने, और अच्छा सन वैसे स्टार ही है, और रिवॉल्यूशन जो है ये पूरा इसका ऑर्बिट है, और ऑर्बिट के चारों तरफ अगर अर्थ घूमती है तो ये उसका जो है ऑर्बिट पर ये करती है रिवॉल्यूशन। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि इसका एटमॉस्फेयर क्या है, यहाँ पर कौन कौन सी गैसेस है, कितनी अमाउंट में है। ATMOSPHERE, एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ में कहाँ तक पाया जाता है, ब्लू कलर की अर्थ, इसके ऊपर एक लेयर एटमॉस्फेयर की। अब एटमॉस्फेयर की जो लेयर है वो अर्थ के ऊपर 200 किलोमीटर तक पाई जाती है, 200 किलोमीटर तक पाई जाती है। और अब इसके एटमॉस्फेयर में 3 रेशो मेनली देख लेंगे अपन कि इस पे मेनली गैस जो है 78.03% जो है वो पाई जाती है नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा। तो क्वेश्चन आए सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो वो है नाइट्रोजन। और उसके बाद आती है हमारी ऑक्सीजन 20.9% समथिंग, और ये है ऑक्सीजन। और 1% हम माने तो बाकी सारी गैसेज आ जाती है, 1% अदर्स। अब अदर्स में आ गई हमारी CO2 जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, वो हमने पहले भी पढ़ा था ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। और आर्गन आ गई, ओजोन आ गई जो कि UV रेस से हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। अब यहाँ पे एक और छोटा सा प्रिंसिपल बता लेते हैं CO2 का क्या है, कि अर्थ के अंदर CO2 की प्रेजेंस है और यहाँ पर सन की रेज आ रही है, और सन की रेज अंदर ट्रैप हो जाती है जिससे कि अर्थ जो है वो वार्म होती है। अगर अर्थ ज़्यादा वार्म हो जाती है, CO2 अगर अर्थ में ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो ज़्यादा वार्म, ज़्यादा गर्म हो जाएगी, जिसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। मतलब पूरा ग्लोब जो है वो गर्म हो रहा है। और ये जो हीट ट्रैप हो रही है वो ट्रैप होनी भी ज़रूरी है, ज़्यादा अगर CO2 नहीं होगी तो हीट ट्रैप नहीं होगी, और यहाँ पर टेम्परेचर जो है बहुत घट जाएगा, हर जगह बर्फ़ जम जाएगा। तो इसको हीट का ट्रैप होना जो है वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहलाता है। और इसका आपको यहाँ पे एक PPT दिख रहा होगा एटमॉस्फेयर का। अब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इसके जो सीजनल चेंज हैं वो देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू। सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।